वीडियो के स्टार्ट में ही दीवार की घड़ी पर 10:10 बज रहे थे। बाहर खिड़की के कांच से बिजली कड़कने की रोशनी अंदर आ रही थी और मौसम एकदम खतरनाक था। कमरे के अंदर इस ठंडे मुर्दा घर में ऊपर से गिरती एक लाइट के ठीक नीचे बर्फीले धुएं के बीच एक कांच का कॉफिन रखा था। कॉफिन के अंदर एकदम मस्त लाल ड्रेस और सफेद फर वाला शॉल पहने एक लड़की की लंबी टांगें दिखती हैं। फिर उसका मासूम मरा हुआ चेहरा दिखता है। मैं सोचता हूँ, हाय, इतनी सुंदर मिस रूह अफ़ज़ा मर गई। जिंदा होती तो इसके पीछे लग के लाइफ सेट हो जाती। तभी अचानक बम। कॉफिन के अंदर उस चमकी ने अपनी भयानक सफेद भूतनी वाली आंखें खोल ली और बड़े प्यार से बोली, भैया मुझे बहुत ठंड लग रही है। डरने की जगह तुम्हारा हीरो फुल टेंशन में गेट खोलकर दरवाजे से अंदर आता है। आजा मेरी मिस रूह अफ़ज़ा, तेरा पर्सनल हीटर मैं बनूंगा। और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा जाकर उसके होठों पर एक जोरदार किस चिपका देता है। किस करते ही उसकी वो डरावनी सफेद आंखें वापस नॉर्मल भूरी हो जाती हैं। तभी मेरे दिमाग में मेरा एक छोटा सा क्यूट चिबी कार्टून अवतार पॉपअप होता है और मेरा जादू वाला सिस्टम 3 ऑप्शन देता है। फटू बन के पीछे मुड़ो और भागो, घुटने टेककर हाथ जोड़कर माफी मांगो, हीरो बनकर ऊपर चढ़ो और सीपीआर दो। अब ऐसी एंट्री मारी है तो पीछे क्यों हटो। मैंने तीसरा ऑप्शन चुना और उसके ऊपर झुककर उसको दोबारा जोर से किस किया ताकि अपनी गर्मी उसके अंदर डाल सकूं। सिस्टम स्क्रीन पर खुशी वाले भूत के आइकॉन के साथ लिखा आता है, बधाई हो, और मुझे इनाम में 100 साल की पावर और बिजली का जादू मिल जाता है। कि इसके दौरान हम दोनों के चेहरे के पास एक सुनहरा आग जैसा ऑरा जोर से चमकने लगता है। वो शांति से वापस उस बर्फ के तकिए पर सो जाती है। मैं खुले हुए कॉफिन के पास खड़ा होकर मुस्कुराता हूँ और बोलता हूँ, क्या अभी भी ठंड लग रही है? नहीं तो मैं फ्री में फुल बॉडी मसाज भी दे सकता हूँ। लड़की अचानक गुस्से में अपनी आंखें खोलती है और चिढ़कर बोलती है, कौन है बे तू? फ्लैशबैक। असल में मेरा नाम सू यंग है। 3 दिन पहले मुझे टॉयलेट में एक चाकू से मार दिया गया था। उस सीन में मेरे गले पर हाथ और सामने चाकू दिखता है। फिर एक भयानक पोर्टल खुलता है और मेरी आत्मा इस नए जिस्म में आ जाती है। इस जिस्म का पुराना मालिक एक नंबर का आशिक था जो अपनी क्रश को फोन दिलाने के लिए मुर्दा घर में काम कर रहा था और भूतनी को बर्फ में देख के डर के मारे टपक गया। मेरी एंट्री होते ही मेरे सामने चमकता हुआ सबसे ताकतवर तांत्रिक सिस्टम का नीला बोर्ड आ जाता है। फ्लैशबैक खत्म। मैं उसके चेहरे के एकदम पास झुकता हूँ और बोलता हूँ, अरे अभी तो मुझे भैया बोल रही थी और इतनी जल्दी भूल गई। वो मिस रूह अफ़ज़ा डर के मारे रोने लगती है और मुझे गुस्से में ठरकी बोलकर छोड़ने को कहती है। मेरा चिबी अवतार फिर आता है 3 नए ऑप्शन के साथ। तलवार से इसको मार दो, हाथ हिलाकर बाय बोलो और छोड़ दो, स्माइल करो और इसको अपनी भूतनी नौकरानी बना लो। सिस्टम का नीला बोर्ड बताता है कि ये लाल कपड़े वाली भूतनी अब मुझ पर डिपेंड हो गई है। तो मैंने ऑप्शन 3 चुन लिया, मालिक नौकरानी कॉन्ट्रैक्ट डन। सिस्टम की स्क्रीन पर लिखा आता है कि कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और 500 पॉइंट्स भी मिल गए। मैं आकर के कहता हूँ, देख मैं एक महान तांत्रिक हूँ, तो सुंदर है इसलिए तुझे अपनी सेवा के लिए रख रहा हूँ। वो आंखें दिखाकर बोलती है, मैं नहीं बनूंगी। मैंने तुरंत अपने हाथ में खतरनाक नीली बिजली चमकाई और बोला, तो फिर हमेशा के लिए भस्म हो जा। वो बेचारी डर और खून के आंसू रोक कहती है, मैं तैयार हूँ। मेरे हाथ से एक सुनहरा जादू निकलकर उसके माथे पर एक निशान बना देता है। वो कॉफिन में थोड़ा उठती है और इज्जत से बोलती है, मालिक। मैं आराम से कुर्सी पर बॉस की तरह बैठ जाता हूँ। वो मेरे पीछे खड़ी होकर अपने हाथों से मेरे कंधे दबाने लगती है। कसम से जन्नत का सुकून एकदम मस्त लगा था। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से पीटना शुरू किया। कोई चिल्लाया कि फैमिली वाले आ गए। वो डर गई कि कोई उसको देख लेगा। मैं उसका हाथ पकड़कर रिलैक्स होकर बोलता हूँ, डर मत, जैसे मैं बोलूँ वैसा करना, और उसको वापस बर्फ वाली कॉफिन में वैसे ही लिटा देता हूँ। दरवाजा खुलता है और 4 लोग आते हैं। एक मोटा सा आदमी, एक पीले कपड़े वाला बूढ़ा बाबा और उनके पीछे 2 काले चश्मे वाले बाउंसर। मोटा चिल्लाकर मुझ पर उंगली उठाता है, तू यहाँ आलस कर रहा है? मैंने चिल होकर जवाब दिया, मैं तो इनको बस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दे रहा था। वो बूढ़ा बाबा अपने हाथ में एक कंपास निकालता है जिसकी सुई घूम रही होती है। वो अपने हाथ में एक पीला पेपर जलाता है। पर्ची जलते ही कांच के अंदर लेटी मिस रूह अफ़ज़ा की गर्दन पर एक लाल खरोंच लव बाइट जैसा निशान चमकने लगता है। बूढ़ा कंपास पकड़े हुए चिल्ला पड़ता है, कमीने, तूने इस मासूम लड़की के साथ अश्लील हरकत की है, तुझे पाप लगेगा। मोटा और बाउंसर ऐसी चौंकाने वाली शक्ल बनाते हैं जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। मैंने वही कुर्सी पर बैठे बैठे अपने दोनों हाथ फैलाकर स्वैग में बोला, अरे अंकल, दिमाग साफ करो, ये तो बस इसकी नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए मसाज था। बूढ़े का दिमाग सटक जाता है। वो अपने कपड़ों से एक लकड़ी की तलवार निकालता है जिसमें से लाल रंग की चमकती हुई एनर्जी निकल रही होती है और सीधा मुझ पर अटैक कर देता है। मैं हिलता भी नहीं हूँ, बस आराम से आंख में आंख डालकर उसकी लाल एनर्जी को फेस करता हूँ। सिस्टम भैया ने फिर स्क्रीन पर अपने भूत वाले आइकॉन के साथ 3 ऑप्शन दी, घुटने टेक कर माफी मांगो, भागो, या हथेली की बिजली से बूढ़े का थोबड़ा तोड़ दो।
सिस्टम मुझे 1000 पॉइंट दे रहा था। मैं ऑप्शन 3 सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही बूढ़ा तलवार पास लाता है, मैं अपने नंगे हाथ से खतरनाक नीली बिजली निकालता हूँ और सीधा उसकी लकड़ी की तलवार से भिड़ा देता हूँ। तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। बूढ़ा करंट खाकर उड़ता हुआ पीछे दीवार के पास जमीन पर जोर से गिरता है। उसका चेहरा काला पड़ जाता है और उसकी आधी शक्ल जल जाती है। मोटा और बाउंसर तो डर के मारे जमीन पर वैसे ही गिर पड़ते हैं। बूढ़ा हकलाते हुए बोलता है, बिजली का जादू, तू तांत्रिक व बॉस है। मैं उठकर अपने हाथ में नीली बिजली चमकाते हुए उसके पास जाता हूँ और बोलता हूँ, अब बता, मैं काउंसलिंग दे सकता हूँ? बूढ़ा जमीन पर हाथ जोड़कर रोने लगता है और सब सच उगल देता है। उसने रोते हुए बताया कि फैमिली के दूसरे मालिक ने उसे पैसे दिए थे ताकि इस लड़की के जिस्म 7 कीले ठोककर इसकी आत्मा को हमेशा के लिए तड़पा तड़पा के कैद कर दे और सारी प्रॉपर्टी अकेले हड़प ले। ये सुनते ही बर्फ में लेटी मिस रूह अफ़ज़ा का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। कॉफिन के आसपास के कांच हवा में उड़ने लगते हैं और वो लड़की फ्लोट करके ऊपर हवा में आ जाती है। उसके चारों तरफ से भयानक काला धुआं निकलता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। मोटा आदमी और बाउंसर की तो फट के हाथ में आ जाती है और वो भूत भूत चिल्लाकर दीवार से चिपक जाते हैं। कहीं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, मैं तुरंत उसका काले धुएं वाला हाथ अपने हाथ में पकड़ता हूं और प्यार से आंखों में देखकर बोलता हूं, इन कीड़ों पर गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब मत कर, तेरा मालिक दुखी होगा। उसकी आंखों से लाल रंग के खून जैसे आंसू गिरने लगते हैं और वो रोती हुई बोलती है, मुझे बदला लेना है। मैं मुस्कुराता हूं और प्रॉमिस करता हूं कि तेरा बदला मैं लूंगा, उनकी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदा लाश बन जाएंगे। मैं फर्श पर पड़े उस फर्जी बूढ़े के सीने पर अपना बूट जोर से रखता हूं और उसकी तरफ झुककर धमकी देता हूं, कल जब वो घटिया चाचा आएगा तो तू चुपचाप एक्टिंग करना कि सब ठीक है। अगर तूने जरा सी भी चालाकी की तो तेरे ऊपर ऐसी बिजली गिराऊंगा कि तू तंदूरी चिकन बन जाएगा। वो बूढ़ा नहीं नहीं हिम्मत नहीं होगी मेरी, बोलता है। सामने के 2 बड़े दरवाजे खुलते हैं और वो मोटा और बूढ़ा वहां से अपनी जान बचाकर दुम दबा के भाग जाते हैं। अब कमरे में बस हम दोनों थे। वो प्यारी सी भूतनी आकर आराम से मेरे पैरों के पास जमीन पर बैठ जाती है। वो अपने दोनों हाथ मेरे घुटनों पर रखकर मुझे प्यार से देखती है और कहती है, शुक्रिया मालिक, मेरा गुस्सा शांत करने के लिए। मैं उसकी ठुड्डी पे उंगली रखी और थोड़ा लाइन मारते हुए बोला, सिर्फ शुक्रिया नहीं, मैंने तुझे बचाने में बहुत एनर्जी वेस्ट की है। अब तो बता, इसका उधार कैसे चुकाएगी? उसने शर्माते हुए अपनी पलकें झुकाई और मीठी आवाज में बोली, अगर मालिक को ऐतराज ना हो तो मैं लाइफ टाइम आपसे जुड़ने और सेवा करने को तैयार हूँ। कंधों की मस्त मालिश कर रही थी और उसने पूछा कि मुझे बचाने में जो मेरी एनर्जी लगी है और शरीर दर्द हो रहा है उसके लिए वो क्या करे। मैंने आंखें बंद करके सुकून से कहा, थोड़ा और नीचे दबाओ। हाँ हाँ, क्या रिलैक्सिंग मसाज थी। बाहर रात हो चुकी थी और खिड़की से चांद दिख रहा था। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम का नीला बोर्ड चमका, बधाई हो, लाल जोड़े वाली भूतनी के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ गई हैं। इसके इनाम में मुझे एक नई खतरनाक पावर मिली, स्वर्ग की आंख, हेवंस आई, जिससे मैं आर पार और असली रूप देख सकता था। सीन बदलता है और एक बहुत बड़े महल सो फैमिली की हवेली के बाहर बारिश में महंगी गाड़ियों की लाइन लग जाती है। कार से वही मोटा गेंडा चाचा सू, जियांगो और वो फर्जी बूढ़ा बाबा बाहर निकलते हैं। मोटा बहुत खुश था। बाबा ने उसे तसल्ली दी कि लड़की की आत्मा हमेशा के लिए कीलों से बांध दी गई है। मोटा गंदी हंसी हंसते हुए बोला, अब वो लड़की कभी वापस नहीं आएगी और सू फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। तभी हवेली के गेट पर तुम्हारी भाई की एंट्री होती है। मैं एकदम हीरो की तरह खड़ा था। मोटा मुझे देखकर चिल्लाया, तू कौन है बे? पहरेदार कहाँ है? तभी बूढ़ा बाबा मुझे पहचान लेता है और उसकी सिटी पिटी गुम हो जाती है। मैं स्वैग में कहता हूँ, मैं नया सिक्योरिटी कैप्टन हूँ, सू यांग, गेट खोलने आया हूँ, आ जाओ। मोटा मुझे जल्दी गेट खोलने और टाइम वेस्ट न करने की धमकी देता है। मोटा मुझे बुलाने के लिए कहता है, फालतू लोग यहाँ से दफा हो जाओ। तभी अचानक ठहाक, वो बूढ़ा बाबा मोटे के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। मोटा हैरान। बाबा गुस्से में मोटे से कहता है, तुझे पता भी है ये कौन है? ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं। अगर तूने इनकी बेइज्जती की तो मैं कोई पूजा नहीं करूंगा। मोटे की तुरंत अकल ठिकाने आ जाती है। वो एकदम भीगी बिल्ली बनकर हाथ जोड़कर मुझे अपनी कार में बैठने की इज्जत देता है। कार के अंदर का नजारा और भी मस्त था। मोटा आगे बैठा था और मैं पीछे नवाबों की तरह। मेरी मिस रूह अफ़ज़ा, जो उनको नहीं दिख रही थी, मेरे बगल में बैठी थी। मैंने अपनी स्वर्ग की आंख चालू की तो मेरी आंखें सुनहरे रंग की चमकने लगी। मैंने देखा कि मोटे के शरीर से काले धुएं वाला एक हरा सांप जुड़ा हुआ है। मुझे समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। मेरा चिड़ी छोटा कार्टून अवतार सामने आया और भूतनी से बोला, दरवाजा बंद करो और कुतरा छोड़ो, मेरा मतलब है जाओ और उन्हें काटो। मैंने मुस्कुराकर भूतनी से कहा, तैयार रहना, अभी अंदर मस्त तमाशा दिखाऊंगा। हवेली के अंदर अंतिम संस्कार का बड़ा सा सेटअप था। बीच में बर्फ का कॉफिन रखा था। मोटा सबके सामने माइक पकड़कर झूठे मगरमच्छ के आंसू रो रहा था। हाय मेरी बेचारी भतीजी, मेरे दिल पर छुरियां चल रही हैं। उसने बाबा को तुरंत उसका शरीर जलाने को कहा। तभी पीछे से मेरे तालियां बजाने की आवाज आई। मैं भीड़ के बीच से आगे आया और बोला, किसने कहा कि ये मर गई है? मुझे लगता है इसे अभी भी बचाया जा सकता है।
मोटे का दिमाग खराब हो गया। उसने अपने काले कोट वाले बाउंसरों को मुझे उठाकर बाहर फेंकने का ऑर्डर दिया। मैंने बस दफा हो जाओ कहा और एक जोरदार घूंसा हवा में मारा। मेरे जादू की ताकत से सारे बाउंसर हवा में उड़ते हुए बर्फ की कॉफिन पर जा गिरे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मोटा चिल्लाया, तू है कौन? मैंने कॉफिन के पास जाकर शांति से कहा, मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ। कल रात ही मेरी इससे बात हुई थी। इसने बताया कि इसे किसी ने मारा है और वो चाहती है कि इसका प्यारा दूसरा चाचा यानी मोटा इसके साथ नीचे नरकने जाए। मोटा जोर जोर से हंसने लगा। क्या मजाक है? क्या कोई मुर्दा वापस आ सकता है? मैंने मुस्कुराते हुए कॉफिन की तरफ देखा और कहा, बाहर आ जाओ और अपने चाचा को एक जादू दिखाओ। इतना बोलते ही कॉफिन का सारा कांच टटकने लगा और जोरदार धमाके के साथ टूट गया। अंदर से लाल धुएं का बवंडर निकला और मेरी मिस रूह अफजा हवा में तैरते हुए बाहर आ गई। उसकी डरावनी लाल आंखें मोटे को घूर रही थीं। उसने खौफनाक आवाज में कहा, चाचा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आपने मुझे क्यों मारा? ये देखते ही मोटे की पैंट में पेशाब निकल गया। वो जमीन पर गिरकर पीछे खिसकने लगा और चिल्लाने लगा कि ये एक एक्सीडेंट था। भूतनी ने गुस्से से पूछा, तो फिर मेरी आत्मा को कीलों से क्यों बांधा? अपनी जान मुझे दे दो। भूतनी जैसे ही आगे बढ़ी, मोटे की आंखें अचानक लाल हो गईं। वो एक खूंखार राक्षस में बदल गया और उसकी जीभ किसी छिपकली की तरह बहुत लंबी होकर बाहर आ गई। उसने कहा, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ करता, तुम्हारे भाई ने अपनी जगह से ही उसकी लंबी जीभ को अपने हाथ में पकड़ लिया। इतनी लंबी जीभ? सर्कस में काम करता तो पैसे कमाता। मैंने अपनी नीली बिजली थंडर मैजिक चालू की और सीधा उसकी जीभ के जरिए उसे 440 वोल्ट का झटका दे दिया। मोटा तड़प कर चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दे कमीने तांत्रिक। मैंने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। तभी मोटे के शरीर के अंदर से एक विशाल डरावना हरे रंग का नाग स्नेक डीमन बाहर निकल आया। सब राक्षस राक्षस चिल्लाकर भागने लगे। नाग ने फुफकारते हुए कहा, मैं तुझे निकल जाऊंगा। भूतनी ने घबराकर कहा, मालिक सावधान। मैंने स्माइल दी और कहा, घबरा मत, अभी तुझे इसका चूरा बनाकर दिखाता हूं। मैं सीधा आगे बढ़ा और उस विशाल नाग की पूंछ पकड़ ली। नाग भी हैरान रह गया। अब आया मेन मजा। मैंने उस बड़े से नाग को हवा में उठाया और पवन चक्की विंडमिल की तरह गोल गोल घुमाकर जमीन पर पटकने लगा। नाग की सारी हेकड़ी निकल गई और वो रहम की भीख मांगने लगा। मैंने हवा में उड़कर अपने हाथ में बिजली का एक बड़ा गोला बनाया और कहा, अगले जन्म में केचुआ अर्थवर्म बनना, और बिजली उस पर गिरा दी। नाग वहीं भस्म हो गया। सिस्टम ने मुझे 500 पॉइंट, उस नाग की जादुई मणिकोर और सू फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी के कागज इनाम में दे दिए। अब पूरा कमरा शांत था। वो मोटा, उसके आदमी और बाकी सब जमीन पर मेरे सामने घुटने टेककर रहम की भीख मांग रहे थे। मेरी लाल जोड़े वाली भूतनी तुरंत आकर मुझसे चिपक गई और बोली, मालिक आप बहुत स्ट्रांग हो, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने मोटे की तरफ देखकर कहा, अब ये भूतनी मेरी नौकरानी है तो सू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी भी मेरी हुई। सही कहा ना? मोटा डर के मारे सर हिलाकर मान गया। मैंने भूतनी से कहा, चल मुझे अपने कमरे में ले जा, मुझे नहाना है। हम उसके शाही बेडरूम में आ गए। मैं आराम से बेड पर लेट गया। भूतनी ने प्यार से पूछा, मैं आपके नहाने का पानी तैयार कर दूं? मैंने जेब से वो हरे रंग की चमकती हुई नाग की मणि निकाली और पूछा, क्या इसे खाने से सच में ताकत बढ़ती है? भूतनी ने बताया कि ये बहुत गर्म और ताकतवर है, लेकिन अगर शरीर को ठंडक इन यांग न मिली तो शरीर जल सकता है। मैंने हवा में मणि उछाली और बोला, डर कैसा, मेरे पास तुम्हारे जैसी ठंडी बर्फ भूतनी जो है। और मैंने वो मणि निगल दी। मणि खाते ही मेरे शरीर में भयानक गर्मी बढ़ने लगी। मेरा चेहरा लाल हो गया, पसीना छूटने लगा और शर्ट बटन खुल गए। मैं बिस्तर पर तड़पने लगा। बहुत गर्मी है। ये देखकर मेरी प्यारी मिस रूह अफसा तुरंत मेरे ऊपर आ गई। उसने अपने शरीर से बर्फीला नीला धुआं निकाला और मुझे ठंडक देने लगी। मैंने उसे कसकर अपने करीब खींच लिया और रोमांटिक अंदाज में कहा, थोड़ी और ठंडक दो। वो शर्म से लाल हो गई और धीरे से बोली, मालिक थोड़ा आराम से। बाहर खिड़की से चांद चमक रहा था और हमारा ये मजेदार सीन यहीं खत्म हो गया। मैं अपने आलीशान बेडरूम में लेटा था। मणि की भयानक गर्मी से मैं करवटें बदल रहा था और मेरे मुंह से गर्म धुआं निकल रहा था। तभी अचानक मेरी आंखें सुनहरी रोशनी के साथ खुलती हैं। मैं एक झटके में बिस्तर से उठता हूँ। मेरे कोट के बटन हवा में उड़ जाते हैं और मैं अपने हाथ फैलाकर इस नई ताकत को महसूस करता हूँ। तभी सामने सिस्टम का नीला बोर्ड आता है, बधाई हो, नागिन की मणि पच गई। आपकी ताकत फाउंडेशन मिडिल स्टेज पर पहुंच गई है। फुल लेवल का गोल्डन लाइट कवच मिला और आपकी भूतनी नौकरानी सू अब इवॉल्व होकर रेड रॉब घोस्ट जनरल बन गई है। मैं पीछे मुड़कर बिस्तर पर लाल लॉन्जरी में सो रही अपनी खूबसूरत भूतनी सू को देखता हूँ और मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकलता हूँ। सीढ़ियों से नीचे आते हुए सू परिवार का वो बूढ़ा आदमी मुझे झुककर ग्रीट करता है, मास्टर सू आप जाग गए, नाश्ता तैयार है। सू परिवार के बाकी लोग अब बिल्कुल शांत हैं और प्रॉपर्टी कल तक पूरी तरह आपके नाम हो जाएगी। मैं आराम से जाकर शाही सोफे पर बैठ जाता हूँ। तभी दरवाजे से एक काले और सफेद यूनिफॉर्म वाली लड़की लिन बिंग अंदर आती है। बूढ़ा उसे देखकर हैरान हो जाता है और बड़बड़ाता है, वाह
क्या सुंदर लड़की है। वो लड़की मेरे पास आकर कड़क आवाज में पूछती है, सु यांग कौन है। मैं चाय का कप होठों से लगाते हुए कहता हूँ, मैं ही हूँ। वो खुद को आध्यात्मिक जांच ब्यूरो की ग्रुप लीडर लिन बिंग बताती है। वो कहती है कि कल रात यहाँ बहुत शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई। उसे शक है कि मैंने गैर कानूनी काम किया है और सू को मारा है। मैं मुस्कुराता हूँ और मजे लेते हुए कहता हूँ, तुम यहाँ केस की जांच करने आई हो या मुझे रिझाने। इतनी सुबह सुबह ऐसे कपड़े पहनकर इतनी दूर खड़ी हो, कोई भी तुम्हारे इरादों पर शक करेगा। वो गुस्से से लाल हो जाती है, मुझे बेशर्म बोलती है और सीधा मेरी तरफ अपनी बंदूक तान देती है। हाथ सिर पर रखो और मेरे साथ चलो। मैं कहता हूँ कि मुझे दो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक, जब कोई मेरी चीजें छीनता है, और दूसरा, जब कोई मुझ पर बंदूक तानता है। पलक झपकते ही मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ, उसकी गन छीनता हूँ और उसे सोफे पर धकेल कर उसके ऊपर आ जाता हूँ। तुमने ही तो कहा कि मैं राक्षसों से मिला हूँ, तो क्यों ना कुछ बुरा काम कर लूं। अगली बार घर से निकलो तो अपने बटन ठीक से बंद करके आना। वो छटपटाती है और गालियां देते हुए मुझे छोड़ने को कहती है। तभी सीढ़ियों के पास से मेरी भूतनी सू अपनी शानदार लाल ड्रेस में नीचे आती है। वो ताना मारते हुए कहती है, मालिक इतनी सुबह सुबह इतने मजे, क्या मेरे लिए कोई नई बहन ढूंढ ली है। फिर वो लिन बिंग को अपनी डरावनी लाल ऊर्जा से डराती है। मेरे मालिक के सिर पर बंदूक तानी, क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ सिर्फ सजावट के लिए हूँ। लिन बिंग की सिपी पिट्टी गुम हो जाती है। मैं सू को शांत करता हूँ, लिन बिंग को सोफे से छोड़ता हूँ और कहता हूँ, आप शांति से बात करोगी। सोफे पर टशन और नया मिशन। मैं आराम से सोफे पर बैठता हूँ और डस्टबिन में पड़े मरे हुए काले सांप की तरफ इशारा करके लिन बिंग से कहता हूँ, सू के अंदर नाग घुसा हुआ था। कल रात मैंने ही इसे मारा है। समाज की भलाई की है मैंने। अब मुझे कोई इनाम और झंडा पेंडेंट दिलवाओ। लिन बिंग अपनी गन अंदर रखती है और कहती है कि वो इसकी जांच करेगी और अगर बात सच हुई तो मुझ पर से निगरानी हटा लेगी। वो मुझे अपनी एजेंसी में नौकरी का ऑफर भी देती है, पर मैं टशन में मना कर देता हूँ क्योंकि अब मेरे पास पूरी सू परिवार की प्रॉपर्टी है। मैं उनके कुछ हजार रुपयों के लिए क्यों काम करूंगा। उसके जाने के बाद सो मेरी गोद में आकर बैठती है और जलन में पूछती है, क्या उस लड़की का फिगर सच में इतना अच्छा था। मैं उसे प्यार से अपनी बाहों में लेकर जवाब देता हूँ कि मेरी सू से बेहतर कोई नहीं। तभी मैं फोन में जियांगबी यूनिवर्सिटी का 30 लाख का भूतिया केस देखता हूँ और हम दोनों वहां मजे लेने जाने का फैसला करते हैं। यूनिवर्सिटी के गेट पर एंट्री। शाम ढल चुकी है और हम जियांगबी यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचते हैं। आसमान अजीब से लाल रंग का हो चुका है। गेट पर पुलिस का कड़ा पहरा है और एक सुंदर सी लड़की असिस्टेंट वहां परेशान खड़ी है। मैं जैसे ही गेट की तरफ बढ़ता हूँ, पुलिस वाले तुरंत मुझ पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। वो लड़की मेरे पास आती है और कहती है, यूनिवर्सिटी में छुट्टी है और अंदर रेनोवेशन चल रहा है, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। मैं पुलिस वालों की बंदूकों को देखकर हंसता हूँ और कहता हूँ, रेनोवेशन के लिए बंदूकें, इतनी हार्डकोर रेनोवेशन। वो कहती है कि अंदर जाना स्कूल का सीक्रेट है और बहुत खतरा है। मैं अपना फोन निकालकर उसे 30 लाख के इनाम वाला पेज दिखाता हूँ। मैं सुयांग हूँ, एक पार्ट टाइम भूत भगाने वाला एक्सर्सिस्ट। मैंने इनाम के लिए ये केस लिया है। अंदर का खौफनाक नजारा। वो लड़की मेरी शक्ल देखकर बड़ी बड़ी आंखों से शक करती है, तुम एक्सॉर्सिस्ट, किसने कहा भूत भगाने वाले इतने हैंडसम होते हैं। मैं स्माइल करता हूँ। वो हार मानकर मुझे अपने साथ अंदर ले जाने लगती है और बताती है कि पहले आए हुए सारे तांत्रिक गायब हो चुके हैं, इसलिए ये जगह बहुत खतरनाक है। हम अंदर चल रहे होते हैं, रास्ते में सू मेरे पीछे पीछे अदृश्य होकर चलते हुए फिर जेलस होकर बोलती है, क्या उसे घूरना हो गया। कहो तो मैं जाकर उसकी स्कर्ट उठा दूं ताकि तुम अच्छे से देख सको। मैं खांस कर बात टालने की कोशिश करता हूँ कि मैं बस भूतिया ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ। तभी अचानक वो लड़की जोर से चीख पड़ती है। हम झटके से सामने देखते हैं, सामने वाली बिल्डिंग की छत पर लाल आसमान के नीचे एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी है और उसके हाथ में एक मासूम सा बच्चा है। वो छत से कूदने ही वाली है। छत पर खौफनाक नजारा। जैसे ही हमने उस छत की तरफ देखा, वो सफेद कपड़ों वाली लड़की एक चीख के साथ छत से कूद गई। सब स्तब्ध रह गए। वो लड़की असिस्टेंट चिल्लाने लगी, नहीं देखो वो कूद गई। लेकिन सू यांग में शांत था। मैंने अपनी स्वर की आंख हेवंस आई का इस्तेमाल किया और देखा कि यह कोई साधारण आत्महत्या नहीं बल्कि एक मायावी खेल है। मैंने चुटकी बजाई और अपनी जादुई ताकत से हवा में ही एक अदृश्य जाल बिछा दिया। वह लड़की और बच्चा नीचे गिरते हुए अचानक हवा में ही ठहर गए, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। वो लड़की और बच्चा धीरे से जमीन पर सुरक्षित उतर आए। वो लड़की असिस्टेंट हैरान थी कि मैंने ये कैसे किया। मैंने कोट झाड़ा और कहा, अरे ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। सू वापस मेरे पास आई और हम दोनों ने उस यूनिवर्सिटी के मुख्य रहस्य की ओर कदम बढ़ा दिए। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। मैं अपनी त्वचा को गौर से देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि नागमणि स्नेक डीमन कोर की प्रचंड ऊर्जा ने मेरे शरीर में क्या हलचल मचाई है। मैं फुसफुसाता हूँ, ये मणि, इसने तो मेरे हाथ को ही सुन कर दिया है। कैमरा रूम के अंदर शिफ्ट होता है। मैं एक आलीशान मीटिंग टेबल के सामने खड़ा हूँ। मेरे सामने मेज पर सू परिवार का वो मोटा आदमी जो सौदेबाजी कर रहा है और उसके पास वो बूढ़ा तांत्रिक बैठा है। उनके पीछे चारों तरफ 4 सन्यासी तैनात हैं जो मुझे मारने के लिए पूरी तरह तैयार है।
वो बूढ़ा तांत्रिक अपनी सफेद रेशमी छड़ी विस्क को कसकर पकड़ता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही हैं। वह घबराया हुआ है। तभी उन चारों सन्यासियों ने हमला करने का फैसला किया। वो अपने हाथ जोड़ते हैं और मुझ पर टूट पड़ते हैं। मुकाबला शुरू होता है। एक सन्यासी मेरे सीने पर मुक्का मारने आता है, लेकिन मैं फुर्ती से उसे हवा में ही अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता हूँ। फिर एक जोरदार घुसा मैं उसके पेट में मारता हूँ और उसे पीछे धकेलता हूँ। मैं हवा में उछलकर बाकी सन्यासियों को अपनी लातों से एक झटके में फर्श पर ढेर कर देता हूँ। वे सब बुरी तरह घायल हो जाते हैं और मेज के पास गिर पड़ते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मैं सोफे पर बड़े आराम से बैठता हूँ और उन लोगों की तरफ देखकर कहता हूँ, तो अब भी किसी को लगता है कि मैं यहाँ दूध पीने आया हूँ? वो मोटा आदमी जो डर से कांप रहा था तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। वह एक चालाक मुस्कान के साथ मेरे पास आता है और कहता है, सू दत्त मास्टर सू, आप वाकई जीनियस है। ये सब तो बस एक गलत फहमी थी, हमें माफ कीजिए। मैं अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठाकर अपनी शर्त रखता हूँ। 30 लाख का बिल, एक भी पैसा कम नहीं। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि अब से ये लोशी टीचर ये मेरी निजी गाइड के तौर पर हर वक्त मेरे साथ रहेंगी। वो मोटा आदमी बिना सोचे हाँ कर देता है और टीचर ये लोशी को बुलाता है। वो लड़की वहां खड़ी है, उसके चेहरे पर डर और बेचैनी है, लेकिन वो मजबूर है। रात का समय है, हम यूनिवर्सिटी के सन्नाटे भरे रास्ते से गुजर रहे हैं। हम दोनों कैंपस के उस खौफनाक 4 नंबर हॉस्टल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलते चलते मैं मजाक करता हूँ, टीचर ये आप इतना चिपक कर चल रही हैं, लोग समझेंगे कि हम डेट पर हैं। वो अपना बैग पकड़कर झिझकती है। जैसे हम उस हॉस्टल के जर्जर गेट के पास पहुंचते हैं, वहां की ठंडी और डरावनी ऊर्जा साफ महसूस हो रही है। मैं गेट की तरफ इशारा करके कहता हूँ, यही है वो जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ। हम हॉस्टल के मुख्य दरवाजे के पास खड़े हैं। मैंने अपनी जादुई ताकत से गेट पे लगे सील वाले बोर्ड को लात मारकर तोड़ दिया। जैसे ही हम अंदर घुसे, नजारा बदल गया। गलियारे में सड़न भरी गंध है और छत की लाइटें झिलमिला रही हैं। हम 404 नंबर रूम के पास पहुंचते हैं, जहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। अचानक टीचर ये का पैर एक काले चिपचिपे गड्ढे जो फर्श पर बना है के पास पड़ता है और उसमें से एक सड़ा हुआ मरा हुआ हाथ बाहर निकलता है और उनके पैर को पकड़ लेता है। वो चीखने वाली ही होती हैं, लेकिन मैं अपना जूता उस सड़े हुए हाथ पर जोर से रखकर उसे कुचल देता हूँ। हाथ का काला काला कचरा फर्श पर फैल जाता है। वो टीचर डर के मारे कांप रही हैं। मैंने उन्हें अपनी बाहों में सहारा दिया और उनके बालों को सहलाते हुए कहा, जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ कोई भूत तुम्हें छूने की जरूरत नहीं करेगा। हम रूम नंबर 404 के अंदर दाखिल हुए। खिड़की के पास एक लाल ड्रेस पहने लड़की बैठी है। वो आराम से अपने बालों को संवार रही है, लेकिन जैसे ही उसने हमारी तरफ मुड़कर देखा, उसका चेहरा एक भयानक चुड़ैल में बदल गया। आंखें पूरी तरह काली और डरावनी। कमरे की दीवारों पर अचानक खून के बड़े बड़े छींटे उभर आए। वह चुड़ैल हवा में तैरते हुए हमारे ऊपर झपटी। तभी कमरे की छत के एक हिस्से से लाल धुएं का एक बड़ा भंवर उठा और मेरी रेड रॉब घोस्ट जनरल सू नीचे उतरी। वह आते ही पूरी लय में थी। उसने उस चुड़ैल की गर्दन को हवा में ही पकड़ लिया और उसे जोर से दीवार पर दे मारा। कमरे में बिजली कड़कने लगी और दोनों आत्माओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। सू ने उसे अपनी लाल ऊर्जा रेड एनर्जी से कमरे के कोने में दबा दिया और कड़क आवाज में कहा, मेरे मालिक को परेशान करने की हिम्मत, तुझे अपनी रूह से हाथ धोना पड़ेगा। चुड़ैल दर्द से तड़प रही थी। टीचर ये सब देखकर हैरान और डरी हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ इतनी शक्तिशाली रूह कैसे है। मैंने सोफे के पास खड़े होकर मजे से इस लड़ाई का तमाशा देखा। वो गले से जकड़ी हुई है और डर से कांप रही है। वो रोते हुए अपनी जान की भीख मांगते हुए कह रही है, वहां एक प्राचीन कब्र है, उसके अंदर एक खौफनाक चीज कैद है। जो भी लड़कियां मरी हैं वो इसी ने किया है। मैं तो बस मौका पाकर थोड़ा सूप ऊर्जा पीने की कोशिश कर रही थी। मैं कमरे के बीच में खड़ा होकर उसे घूर रहा हूँ। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तो वो हॉस्टल की केयरटेकर आंटी भी तूने ही मारी है ना? चुड़ैल रोते हुए मान लेती है कि उसने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने उसका राज देख लिया था। मैंने आदेश दिया, ठीक है अब मर सू, इसे खा जा और अपनी शक्ति बढ़ा। सू की आंखों में लाल चमक आ गई। उसने उस चुड़ैल की आत्मा को एक काले धुएं के रूप में खींचकर अपने अंदर समा लिया। सू ने एक संतुष्टि भरी आ भरी और बोली, स्वाद थोड़ा अजीब है लेकिन न्यूट्रिशन शक्ति बढ़िया है। सू मेरे पास आती है और मेरी बाहों में सिमटकर पूछती है, मालिक मैंने कैसा परफॉर्म किया, कोई इनाम मिलेगा? तभी पीछे से टीचर ये हैरान होकर यह सब देख रही है और सोच रही है कि ये लोग इंसान हैं या कोई और ही बना। मैंने सू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बहुत बढ़िया, शाम को प्रोटीन वाला खाना खिलाऊंगा। फिर मैंने टीचर ये की तरफ इशारा किया, सुनो, इस स्कूल के नीचे एक प्राचीन कब्र है। वह चौंक जाती है, क्या मैंने तो कभी नहीं सुना। मैं मुस्कुराया, जो तुमने नहीं सुना वो बहुत कुछ है। चलो पाताल में देखते हैं कि वो क्या बला है। हम तीनों नीचे बेसमेंट में उतरते हैं। वहां सन्नाटा है और पत्थरों की दीवारें। जैसे हम मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। हम अंदर फंस जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ा पीतल का ताबूत रखा है। वो ताबूत हिल रहा है और उससे हरे रंग की जादुई रोशनी निकल रही है। मैंने ताबूत के ऊपर बने अजीबोगरीब निशानों को छूकर कहा, ये कम से कम 1000 साल पुराना है, प्योर तांबा। अगर इसे कबाड़ में बेचे तो बहुत पैसा मिलेगा। टीचर ये अपना सिर पकड़ लेती है, इस वक्त भी तुझे कबाड़ की पड़ी है। जैसे ही हम उस बड़े ताबूत के करीब पहुंचते हैं, अचानक एक अजीब सी खुशबू हवा में फैल जाती है। सू तुरंत सतर्क हो जाती है
और एक लाल रंग का एनर्जी शील्ड हम दोनों के सामने खड़ा कर देती है। वो चिल्लाती है, सावधान मालिक, ये खुशबू जहरीली है। टीचर ये इस खुशबू को सूंघकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि ये कोई सामान्य गैस नहीं है। मैं अपनी उंगली टीचर ये के माथे पर रखता हूँ और गोल्डन लाइट का इस्तेमाल करके उस जहर का असर खत्म करता हूँ। तभी ताबूत का ढक्कन एक जोरदार धमाके के साथ खुलता है और उसमें से बैगनी रंग का धुआं, पर्पल स्मोक चारों तरफ फैल जाता है। धुएं के बीच से एक बेहद खूबसूरत शाही पोशाक पहनी हुई औरत बाहर निकलती है। उसके बाल बहुत लंबे हैं और उसने सिर पर प्राचीन मुकुट पहना है। ये चू लिंग है। वो अपनी बैगनी आंखों से हमें घूर रही है। वह धीरे से कहती है, 1000 साल की नींद के बाद भगवान ने मुझे कितना बढ़िया इंसानी भट्टी ह्यूमन फर्नेस बाय डिंगलू तोहफे में दी है। सीधे सुपर हमला कर देती है। उसके हाथ से निकलती काली बिजली, डार्क लाइटनिंग और सू की लाल ऊर्जा, रेड एनर्जी जब टकराती है तो बेसमेंट की दीवारें तक कांपने लगती हैं। लड़ाई के बीच में बहुत तेज है। वो सू को एक जोरदार धक्के से दीवार पर दे मारती है, जिससे सू के मुंह से खून निकल आता है। मैं चिल्लाता हूँ और आगे बढ़कर लड़ाई में शामिल होता हूँ। मुझे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, छोटा भेड़िया, तुम भी मेरी भट्टी में शामिल होना चाहते हो? वो अपने जादुई पंजे बढ़ाती है और मेरे ऊपर हमला करती है, लेकिन मैं अपनी ताकत से उसके वार को झेल लेता हूँ। इस दौरान सूटती है, उसकी आंखों में गुस्सा है और वो दोबारा उस नई रानी पर झपटती है। अपनी बैगनी ताकतों से मुझे और सू को जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब खेल खत्म करना है। मैंने जी यांग थंडर पर्पल लाइटनिंग का आह्वान किया। मेरे हाथों में बिजली का एक शक्तिशाली भाला थंडर स्पीयर चमकने लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ वो भाला की ओर फेंक दिया। हार और आंसू, वह भाला सीधे की माथे के बीचों बीच थर्ड आई लगा। वह दर्द से चीख उठी और जमीन पर गिर गई। वह रोते हुए चिल्लाने लगी, नहीं पापा, मैंने हार मान ली। मैं विकल्प एक ऑप्शन एक चुनती हूँ। उसकी पूरी अकड़ एक पल में मिट्टी में मिल गई। सिस्टम का रिवॉर्ड। तभी मेरे सामने सिस्टम का बोर्ड चमका, बधाई, आपने 1000 साल की अमर हड्डी, 1000 ईयर इमॉर्टल बोन को वश में कर लिया है। इनाम, मास्टर लेवल का शव नियंत्रण, मास्टर लेवल कॉर्प्स कंट्रोल और अविनाशी वज्र शरीर, इंडिस्ट्रक्टिबल वज्रा बॉडी मिला। मैं अपनी बढ़ी हुई ताकत को महसूस करके जोर जोर से हंसने लगा। सिस्टम, तुम सच में मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। समर्पण और दासी का जन्म। अब पूरी तरह से नतमस्तक थी। वह मेरे सामने घुटनों पर बैठकर धीरे से बोली, दासी स्वामी के चरणों में प्रणाम करती है। सो उसके पास आई और उसे ताना मारते हुए बोली, अब तू मेरी छोटी बहन और दासी है। आगे से मेरे मालिक की सेवा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तेरा सूप ऊर्जा मैं पी जाऊंगी। रोते हुए सिर झुकाकर हाँ में गर्दन हिलाती है। तहखाने में चारों तरफ अंधेरा था। शिक्षिका ये जमीन पर बेसुध पड़ी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली और उसने उठने की कोशिश की। जैसे ही उसने सामने देखा, वो पूरी तरह जम गई। वो देखती है कि मैं सू यांग एक कुर्सी पर बैठा हूँ और मेरे पैरों के पास वह रानी चू लिंगो घुटनों के बल बैठी है। शिक्षिका ये सब देखकर सदमे में है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। मैं उससे कह रहा हूँ कि वो डरे नहीं, क्योंकि जिसे वो खतरा समझ रही थी वह अब मेरी दासी है। मैंने ये से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मैंने उसे बताया कि जो जिद्दी साया ज़ॉम्बी था उसे मैंने अब प्यार से बदल दिया है, पॉजिटिव एनर्जी में। ये हैरान होकर मेरी तरफ देख रही थी, जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ऐसी भयानक चीज को कोई ऐसे काबू कर सकता है। मैंने सू को इशारा किया, इसे एक स्माइल दो। सू ने मुस्कुराकर ये का अभिवादन किया, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सा डर था। ये का चेहरा फर्क पड़ गया। मैंने सू को आदेश दिया कि अब वो वापस ताबूत कॉफिन में चली जाए। जब सू ताबूत में वापस चली गई तो मैंने ये को अपने साथ चलने को कहा। हम उस कालकोठरी अंडरग्राउंड रूम से बाहर निकले। ये अभी हैरान थी। वो खुद से बड़बड़ा रही थी कि क्या ये सब सच है। 1000 साल पुरानी भूतनी मेरी नौकरानी बन गई। बाहर निकलते ही सू परिवार के बूढ़े लोग, प्रधानाध्यापक और वो भिक्षु खड़े थे। मुझे और ये को बाहर आता देख वे सब स्तब्ध रह गए। वे मान चुके थे कि मैं मर चुका हूं, इसलिए मेरा जिंदा बाहर आना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने प्रधानाध्यापक की ओर देखा और सीधे अपना बकाया पेमेंट मांगा। जैसे ही मेरे फोन पर 300 करोड़ के ट्रांजैक्शन का मैसेज आया, मैंने उसे देखा और कहा कि मेरा काम तो हो गया है, अब बाकी का काम वो खुद संभाले। मैंने उन्हें साफ हिदायत दी कि बाहर किसी को भी सच नहीं बताना है, बस ये कह देना कि पुरानी वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ था। फिर मैंने ये का हाथ पकड़ा और उसे वहां से चलने को कहा। वे लोग हमें जाते हुए बस देखते रह गए। हम कार में बैठे, ये ड्राइवर सीट पर थी। मैंने उसकी फटी हुई जुराबों स्टॉकिंग्स को देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये बहुत ही खराब दिख रहा है। जब वो कार चलाने में मशगूल थी, मैंने उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी शुरू कर दी। वो घबराहट और शर्म के मारे कांप रही थी, पर मैंने उसे अपने करीब खींच लिया। कार पार्किंग में रुकी। ये बहुत डरी हुई थी, वो वहां से भाग जाना चाहती थी। मैंने उसे शांत रहने को कहा और अपने प्रभाव से उसे राजी कर लिया कि अभी उसे मेरे साथ ही रहना होगा। होटल के कमरे में आकर मैं बिस्तर पर लेट गया। मैंने सिस्टम का पैनल खोला और 10 बार लकी ड्रॉ 10 DRAW का बटन दबाया। मुझे चार्म बॉडी, रेयर तकनीक और कई अन्य शक्तियां मिली। तभी ये नहाकर बाहर आई। उसे उस
हाल में देखकर मैं बस उसे देखता ही रह गया। उसकी मासूमियत और खूबसूरती के सामने मेरा मन फिर से मचल उठा। मैंने उसे अपने पास बिठाया और कहा कि आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस सीखने का समय हो गया है। मैंने देखा कि काल कोठरी की वजह से उसके पैर पर चोट लगी थी। मैं एक डॉक्टर बनकर उसे मरहम लगाने लगा, जिससे वो और भी असहज हो गई। अचानक मेरा फोन बजा। लिन बिंग का कॉल था। उसने मुझे एंजल प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल के बारे में बताया, जहां लड़कियां गायब हो रही थीं। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और उसे चुनौती दी। कॉल खत्म होने के बाद मैंने फोन रखा और ये की तरफ देखा। मुझे पता था कि अब लिन बिंग के साथ मेरा अगला खेल शुरू होने वाला है। दोस्तों, सू यांग का यह रहस्यमयी सफर यही नहीं थमेगा, आगे और भी धमाके होने वाले। और हाँ भाई, आप सभी के लिए एक जरूरी अपडेट है। अब से मेरे चैनल पर हर हफ्ते आपको नई नई बेहतरीन मैनवा और एनिमे कहानियों का पार्ट 1 देखने को मिलेगा, और उसके तुरंत बाद मैं उन सभी के पार्ट 2 एक एक करके अपलोड करना शुरू कर दूंगा। यानी अब कोई भी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का पार्ट 2 जल्दी लेकर आऊं, तो बस इस वीडियो पर 500 लाइक्स का छोटा सा टारगेट पूरा कर दो। जैसे ही ये टारगेट हिट होगा, मैं अगला पार्ट तुरंत पोस्ट कर दूंगा। ऐसी ही और कमाल की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।